नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क 2024 के चुनाव का सामना कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव बहुत ही गैरमामूली है और इसके अंदर भारत का भविष्य तय होगा। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर इस मुल्क की जो सबसे बड़ी अक़लियती कम्युनिटी है उसका क्या रोल है, वो क्या रोल अदा कर सकती है या वो इस लायक है कि नहीं है। इस तरह के कुछ सवालों का जवाब तलाश करना है। आज हमारे साथ एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे इन सवालों का जवाब लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि गुज़श्ता 10 सालों के अंदर मुसलमानों को सियासी तौर पर हाशिए पर लगा दिया गया है। उनकी सियासी नुमाइंदगी ज़ीरो हो गई है। लोकसभा में बीजेपी का कोई मुस्लिम जो है एमपी नहीं है। मौजूदा कैबिनेट में कोई मुसलमान वज़ीर नहीं है। बीजेपी ने अब तक जो ऐलान किया है उसमें से एक जगह एक मुसलमान को केरला में उम्मीदवार बनाया है। और दीगर सियासी पार्टियां भी बीजेपी ने जो एक परसेप्शन खड़ा कर दिया है कि हम मुसलमानों के बग़ैर भी जीत सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से उन्होंने किनारा कर लिया है मुसलमानों से। कहा ही जा रहा है कि मुसलमानों की मजबूरी है कि वो सेकुलर पार्टियों की तरफ आएँ क्योंकि और कोई मुतबादिल नहीं है। तो ये बताइए कि हम इस सूरत हाल को जो पहुँचे हैं, क्या इसकी ज़िम्मेदार बीजेपी है, क्या सेकुलर पार्टियां हैं, या मुसलमान लीडरशिप भी कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदार है? आपके सवाल की 3-4 पहलू हैं। नंबर एक, जो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन खड़े करने से लेकर उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स को देना चाहिए, उसमें बीजेपी के नाम पर जो आपने कहा कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन क्या हर जगह कम हो रहा है, असम्बलियों में भी हो रहा है और मैं उसको मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कम हो रहा है। बहुत कम ही नहीं है। उन्होंने तो आई थिंक 2014 में मुस्लिम्स का जो वोट है उसको रिलेवेंट करने का काम किया। उसमें 2019 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनका जो एक फासिज्म, एक कम्युनिटी के नाम पर आपको डे बाई डे टारगेट कर रहा है, जिसको टारगेट कर रहा है वो कम्युनिटी पर्दे के पीछे जाकर छुपेगी या फैस करेगी, ये बताएं मुझे। जिस कम्युनिटी को रोज़ बरोज़ अगर टारगेट किया जा रहा हो और वो पहले ही पर्दे के पीछे में थी और पर्दे के पीछे जा के उन पर वार किया जा रहा हो, तो कम्युनिटी क्या करेगी? क्या गाज़ा बनने की तैयारी करेगी? क्या करेगी? उसे बाहर आना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा, हम लोग आपका मुकाबला के लिए तैयार हैं। सियासी मुकाबला, हम सियासी मुकाबला करेंगे। हम कोई प्रोगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। जमहूरियत में तो जमहूरी तरीके से आना पड़ेगा। तो जमहूरियत ने अभी तो 2 संविधान नहीं हुए सर, एक संविधान है। जो मोदी जी को या अमित शाह को राइट है, वो मोहम्मद शफी को भी राइट है। तो फिर क्यों उन्हें मुलायम जी चाहिए हैं या अखिलेश जी चाहिए या मायावती जी चाहिए, और जबकि तजुर्बा कर चुके हैं। कौन ऐसा पॉलिटिकल इंडस्ट्री है जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया? आप कोई भी चीज़ को सोचने के पीछे आपके सवाल में ऑल्टरनेट ये नहीं होना चाहिए कि अभी बीजेपी क्योंकि एक तरह से मुस्लिम दुश्मन बनकर यहाँ काम कर रही है और वो सियासी मैदान में जो है अगर इस वक्त में अगर उनको नहीं रोका गया तो वो कुछ से कुछ कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आज भी बीजेपी है, 2014 से लेकर 2024 तक महंगाई हुई है, तो क्या उसका असर सिर्फ मुसलमानों को पड़ा? यहाँ पर क्या आप बेरोजगारी है, तो क्या बेरोजगारी का असर सिर्फ मुसलमानों को पड़ा? यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर जो वर्ण व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, उसका सारा असर क्या मुसलमानों को पड़ेगा? जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें रिजर्वेशन किसका ख़त्म हो रहा है? आपका रिजर्वेशन क्या है जो हमको इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है? आपका जा क्या रहा है? लिंचिंग्स के बारे में बात कर लीजिए। क्या कभी मुसलमानों ने ये जानने की कोशिश करी कि आपसे ज़्यादा परसेंटेज क्रिश्चियंस और दलितों का है जिनकी लिंचिंग की जाती है? आपका तो ये प्रोपेगेंडा करने के लिए दिखाते भी हैं, आपको बताते भी हैं कि जो है हम आपका ये कर रहे हैं,
उन विचारों का तो आपके पास डाटा भी नहीं है। डाटा जो है क्रिश्चियंस कम्युनिटी पूरा इकट्ठा करके बैठी है कि किस तरीके से उनकी लिंचिंग की जाती है। तो देश की प्रमुख समस्या है। और ऐसे वक्त में जब एक एक इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारा उनके साथ तजुर्बा है, वो क्या रिप्रेजेंटेशन देगी अक़लियत को? और अक़लियत में मैं अब जब बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ, जैनियों की बात कर रहा हूँ, सिखों की बात कर रहा हूँ, तमाम भाइयों की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रियल सेक्युलर फैब्रिक का काम कर रही है इंडिया के अंदर, जिसका जो स्लोगन है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। हम इस बात को बहुत चीख चीख कर कहते हैं। भूख के माने ये नहीं होते हैं कि सिर्फ आपके पास में रोटी की भूख है, वो हर चीज़ जो आपके पास कमी है वो भूख में आती है। आपके पास कपड़ा नहीं है तो उसकी भूख होगी, आपके पास छत नहीं है तो आपको उसकी भूख होगी, मकान नहीं है तो, इसी तरह से शिक्षा नहीं है तो हम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं और उसको बेखौफ करने के लिए खौफ से आज़ादी की बात भी कर रहे हैं। और बेखौफ ये लोग नहीं हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग, आज हमारे लोग भी जेलों में CAA NRC के नाम पर सैकड़ों गए। तो जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग जेल में जाते हैं तो उसका नज़रिया आप देखने का अलग रखते हो। जब केजरीवाल जी या चिदम्बरम जी या दिगर और लोग जो TMC के लीडरान हैं या शिवसेना के लीडरान हैं, उनको एक पॉलिटिकल नज़रिया रखते हो। वो जो लड़ाई है वो कच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग मुख्य लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जब तक खुद मुसलमान अपने प्लेटफॉर्म पे आके खुद मुख्तारी के साथ नहीं लड़ेगा, उसको मुतबादिल नहीं मिलेगा। और ये सोच लें कि अभी जितनी पार्टीज़ आप देख लीजिए, आप तेलंगाना के अंदर जो गवर्नमेंट आई है या कर्नाटक के अंदर जो गवर्नमेंट आई है, क्या रिप्रेजेंटेशन है? स्पीकर बनाकर भेज दिए, बिठा दिया, कितनी मिनिस्ट्री आपको दे दी वहाँ पर? आप अगर सेकुलर पार्टी की बात करेंगे, उन्होंने कितनी मिनिस्ट्री दे दी है या उनको कितना बोलने का अधिकार दे दिया है, जबकि हाशिए पे भटका हुआ है। दूसरी बात, आप ये सोचकर उनको हमेशा एक ओपन दे रहे हैं कि वो लोग जो हैं मुसलमानों की रहनुमाई भी करेंगे और हिफाजत भी करेंगे। बता दीजिए, अभी आप शाहबुद्दीन साहब से लेकर मुख्तार अंसारी साहब से तक क्या कर लिया इन्होंने, क्या आवाज़ लगा लिया? जितनी लिंचिंग पहलू खान साहब से लेकर अब तक हुई, उसमें इन लोगों की क्या भूमिका रही है, राहुल गांधी जी की क्या रही है? सूरत हाल के लिए मुसलमान आज जहाँ खड़ा हुआ है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैंने सवाल किया। सेकुलर पार्टी को मानते हैं, बीजेपी को मानते हैं, या खुद मुस्लिम लीडरशिप भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है? सब है, मतलब एक पहलू नहीं होगा। आपने जितने सवाल पूछे हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं, भागीदार हैं इसके अंदर। और आज भी अक़लियत से मैं ख़ास तौर पर कहूँगा, अक़लियत जो आप मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुसलमानों से मैं ख़ास तौर पर कहूँगा, जो आपको डर बेच रहे हैं वो दूसरे नंबर के शहरी हैं इंडिया के अंदर। पहले नंबर के शहरी हमें, जो आपको डर नहीं, बेखौफ होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आज़ाद देश में आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो लोग जो आपको एकदम डरा रहे हैं और 47 से 52-54 की बाद आपको आज की एक डर पैदा कर रहे हैं, वो लोग आपके लीडर्स नहीं हो सकते। वो हमें सिर्फ डरा रहे हैं। हम लोग, हमारी जो देश के अंदर जो हमारा राइट है, जो अधिकार है, वो हम कहते हैं ना कि हम नहीं भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और हमारा अधिकार हमको ये संविधान ने दिया हुआ है, और उस संविधान के अधिकार को हम और आप लेने में अब तक जो नाकामयाबी रही है, उस नाकामयाबी को दूर करने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। नहीं तो जैसे कि ये ठीक है, अब आपका कहना ये है कि इसमें ये तमाम लोग कसूरवार हैं, सेकुलर पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या मुस्लिम लीडरशिप भी हो, ये सब कसूरवार हैं, इनको हम बरी नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो अब ये बताइए कि 2024 में क्या होना चाहिए? क्या मुसलमानों के पास या दलितों के पास क्या मुतबादिल है? दो ही फरीक हैं, एक तरफ NDA है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, तो वो तीसरा मुतबादिल आप बताइए, जो पूरे मुल्क में जिसका असर हो या वो असरअंदाज हो सकता हो, आप बताएं। हम तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आपके पास में अल्टरनेट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ खड़ी है, आप उनको सिर्फ भरपूर वोट मत दीजिए, जिताइए। तो आपकी कितनी सीटें हैं भाई? आप तो 10-20 सीटें लड़ रहे होंगे। ना 20 सीट्स अनाउंस कर चुके हैं। 26 हैं। अभी 2 फेज और आने हैं। 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स भी कम नहीं होती है।
वहाँ 2 सीट में भी बहुत कुछ अपनी बात रखी जाती है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है। 20 सीट्स कम नहीं होती है। अगर आज अगर मुसलमानों ने और हमारे SC ST OBC जितने भी हमारे जो लोग हैं, न सिर्फ मुसलमान, तमाम जो हमारे देशवासी जो सेक्युलर फैब्रिक में विश्वास करते हैं, जो विभिन्नता में एकता में, जो तमाम रंगों में विश्वास करते हैं, सिर्फ एक रंग की बात नहीं करते हैं, उन तमाम से मेरी वोट की अपील है। चलिए, साथ ही साथ इन 26 सीटों के अलावा जहां आप हैं, आपको वोट दे, उसके अलावा बाकी सीटों पर किसको वोट दे? बाकी कहाँ, आप हर एक स्टेट के अंदर आप देखिएगा, हर एक स्टेट के अंदर कौन सा कैंडिडेट खड़ा है जो जीत सकता है। फासिज्म में जो बीजेपी को छोड़कर कौन सा ऐसा जो सेक्युलरिज्म का झंडा उठा रहा है, चाहे नाम के लिए उठा रहा है, कौन वहाँ खड़ा है, आप उनको वोट दीजिए। मतलब आप वही बात कह रहे हैं जो पिछले 30-40 साल से मुसलमान एक टेक्टिकल वोटिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी जो बीजेपी को हराए उसको जिताओ। ये आपका भी यही कहना है? हम बीजेपी को हराते हराते उसको 303 तक पहुंचा चुके हैं, अब कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या ये नज़रिया सही रहा कि बीजेपी को जो हराए उसको जिताओ? उसका तो मनफी असर पड़ा है, बीजेपी लगातार आगे बढ़ती चली गई है। आप मानते हैं कि ये गलती थी, या आप भी कोई राह फरार इख्तियार करेंगे? नहीं, मैंने आपको 2 चीज़ अब भी आप वही कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराए उसको जिताओ। आप मेरी बात को अलग लेके जा रहे हैं। नहीं, जो आपने मैंने एक बात कही, देश में खुलेआम संविधान के खिलाफ कौन बात कर रहा है? कौन लोग हैं जो नाथुराम गोडसे को रिप्रेजेंट कर भी खुलेआम घूम रहे हैं? ऐसा कौन बेहया आदमी है जो एक बड़ी चेयर, जज की चेयर पर रहने में और रहने के बाद इतनी बड़ी ख़तरनाक बात कह दी हो कि मैं गांधी में या नाथुराम गोडसे में किसको चुनूं? मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। तो उससे ज़्यादा क्या आदमी होगा कि इससे ज़्यादा क्या कन्फ्यूज़न वो लोग देश में पैदा कर सकते हैं जो खुलेआम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। इसको टेररिज्म कहते हैं, जो लोगों को डर की राजनीति कर रहे हैं। उस डर के मुतबादिल मैंने किसी एक सियासी जमात की बात नहीं की है। मैंने वो जो तमाम सियासी जमातें हैं, उनकी गलतियां, उनकी जो कमियां खामियां हैं, वो आपके सामने रखी है। उसी के साथ मैंने कहा है कि वहाँ हर एक इंडिया के अंदर कौन ऐसे मोमेंट हैं जो आज आपको लग रहा है कि ये जीत सकते हैं उनके खिलाफ। मैं अपनी बात कहने के पीछे ये नहीं है कि फांसीवादियाँ नहीं हैं। फांसीवाद का मुकाबला करने के लिए कौन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है, कौन रियलिस्टिक होकर आपकी बात रख सकता है एज ए इंडियन, अब वहाँ पे उनको जिताना है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बीजेपी को जिताओ। आप मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहूँ कि बीजेपी को जिताओ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 40 साल से यही तो हो रहा है, जो बीजेपी को हराए उसको जिताओ। तो कहाँ तक पहुँचा दिया आप लोगों ने, जिताते जिताते हराते? मेरा जवाब अलग है। अपने आप को जिताओ, देश को जिताओ, उस नीति पर काम करिए, डर की वजह से नहीं। आप उस डर से, मैंने ये बात कहने के संदर्भ में डर नहीं है उसमें कि जो है बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी कांग्रेस आ गई तो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना उनसे बड़े दिग्गज हैं क्या? चाणक्य कहलाते हैं आज भी शरद जी, शरद पवार साहब। क्या हुआ? शिंदे ले गया उनका पूरी टीम। बाल ठाकरे साहब ने जो इतनी मेहनत की उनकी, वो सारी मेहनत को क्या बचा लिया उन्होंने? त्रिपुरा में क्या हुआ? कांग्रेस आप जो बोल रहे हैं वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकती है। तो मैंने इसलिए कहा कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ कहाँ अच्छा कैंडिडेट है। आप ये कह रहे हैं कि जो संविधान को बचाने की बात करे, जो देश को बचाने की बात करे, उसको वोट दिया जाए, ना कि जो बीजेपी को हरा है उसे वोट दो। राइट। अल्फाज बदल दिए हैं, अल्फाज बदल दिए हैं, लेकिन बात जो है देश की है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव क्या गांधी बनाम गोडसे है? गांधी जी को तो बहुत पहले पीछे छोड़ दिया उन्होंने। गांधी बनाम अगर गोडसे अगर होता तो अब तक सड़कों पर आ गए होते लोग। बहुत पीछे आपने देखा होगा कि गांधी जी को भी उन्होंने किस तरीके से जो स्वच्छ भारत के नाम पर किस तरह से जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसे साफ कर दिया है। और जो लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी की बात करते थे, आप बताइए ना,
अन्ना हजारे जी ने आके कितना यहाँ पर गांधी जी के नाम पर धोखा दिया है, कहाँ गए अन्ना हजारे जी? अब कौन गांधी जी यहाँ पर उस तरीके से जो है आने को तैयार है? उन्होंने कभी परवाह मैं नहीं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आइडियोलॉजी, मतलब गांधी बनाम गोडसे, दोनों आइडियोलॉजी हैं। हाँ, गोडसे की आइडियोलॉजी तो यहाँ चल रही है और गांधी जी की आइडियोलॉजी को हम मानते हैं। गांधी जी की आइडियोलॉजी से हमारा इख्तिलाफ नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की भी आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनसे भी हमारा इख्तिलाफ अच्छा, नहीं ये है। सवाल, शहीद भगत सिंह जी की भी आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनसे भी इख्तिलाफ नहीं है। सवाल एक ये पैदा होता है कि मुस्लिम पार्टियों में आपस में भी एकता नहीं हो पाती है चुनाव के दौर में भी। ठीक है, वो इधर उधर भागेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। अब यूपी में जैसे ओवैसी साहब आए हैं, वो अपने एक, उन पर यह एतराज़ किया जाता है कि अपने आंध्रा में, अपने तेलंगाना में तो एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब वो यूपी आते हैं या बिहार आते हैं तो फिर वो सीटों का अपनी सीटों का ख़जाना खोल देते हैं। यूपी में 20-25 सीटें लड़ना चाहते हैं, बिहार में भी अच्छे खासे सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। क्या ओवैसी साहब की इस पॉलिसी से क्या आपको इत्तेफाक है? दूसरी बात, कि मुस्लिम जमात जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, वो आपस में क्यों नहीं मिल पाती हैं? क्या रगड़ा झगड़ा है उनका आपस में? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। नंबर एक तो मुझे ज़रा, हाँ, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अपना जो है लड़ने का अधिकार है। आप किसी को लड़ने पे सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, लेकिन आपने काम भी किया होना चाहिए। आज हम जहाँ पे सीट्स पे लड़ रहे हैं, हमारे कैडर्स हैं वहाँ पे, सालों की मेहनत है। एक एक सीट पे हम बात करेंगे तो आपको एक एक सीट पे हमारे कैडर्स का काम बता सकते हैं। अचानक आने में इस तरीके से थोड़ा सवाल उठ जाते हैं, और जो आपने कहा उस वजह से वो सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बात, हम लोग, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये कहता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, हम कोई भी मुस्लिम, मतलब एक नंबर एक तो ये होता है कि इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर एक मुस्लिम हिंदू पार्टी नहीं है, सब सेकुलर पार्टी है। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप सेकुलर पार्टी होते हैं। लेकिन मुस्लिम बेस्ड पार्टीज़ आप जो बोल रहे हैं, तमाम मुस्लिम बेस्ड पार्टीज़ के साथ हम लोग अलाई होने को तैयार हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कहाँ बैठना है हम साथ में बैठने को तैयार हैं। कर्नाटक में तो आप एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो MIM भी अलग थी, SDPI भी अलग थी। नहीं, MIM से हमने हम आज भी कह रहे हैं, और इलेक्शन के पहले भी कहा था MIM से वो नहीं आइए साथ बैठे। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अब जब वो नहीं आ रहे हैं और जहाँ उनका काम भी नहीं है, और जहाँ हमारे लोग लड़े हैं, हमारा वोट देखिए और उनका वोट देखिए, कर्नाटक में बहुत सारा जो है वोट का आपको मार्जिन चेंज नजर आ जाएगा। मतलब आप ही कहना चाह रहे हैं हम कि चाहे अलग अलग जो भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल जो मुस्लिम बेस्ड पार्टीज़ हैं, उनके साथ हम लोग बैठने को तैयार हैं। ऐसी, बल्कि सिर्फ मुस्लिम पार्टीज़ के साथ में नहीं, SC ST OBCs के साथ में। अभी हाल ही के अंदर तौकीर रजा साहब, भाई तेज सिंह जी और हम लोग जो बैठे हैं, एक अभी भी रनिंग में है, जो है एक सोशल जस्टिस फोरम बनाया है, फ्रंट बनाया है, सोशल जस्टिस फ्रंट। अभी जो सामाजिक न्याय मोर्चा है, अभी उसको हम लोगों ने फॉरम किया है, और उसमें छोटू भाई वसावा साहब हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं। आप जानते हैं ट्राइबल के बहुत बड़े नेता हैं, और दीगर जो IMPC जो तौकीर रजा साहब की पार्टी है वो उसमें है, और दीगर पार्टीज़ को भी हम लोग उसमें दावत दे रहे हैं। हम तो सबके साथ बैठने को तैयार हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी यूपी में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। जी। उनकी मौत पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सिर्फ उनके घर वालों ने ही नहीं, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने भी आला सतही जांच का मुतालबा किया है। उनको लगता है कि ये मौत नहीं है, बल्कि ये संयोजित हत्या है, जैसा कि उनका परिवार कह रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या मुख्तार अंसारी की मौत एक फितरी मौत है, या उनके साथ कुछ हुआ है? तो क्यों हुआ है? हमने भी जो अपने आला सतही जो जांच की मांग है, वो हमने भी फ़ौरन जब हुआ है उसी वक्त में ट्वीट भी किया और स्टेटमेंट भी किया है कि इसकी जो है आला सतह पर जांच होनी चाहिए, और उस पर बिल्कुल, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि जिस तरीके से उनकी फैमिली कह रही है, उस पर हमें यकीन हो रहा है कि इस डेमोक्रेटिक मुल्क में एक जेल में रहने वाले और कई मर्तबा के जो है जनप्रतिनिधि हैं, आप उनको इस तरह से सिर्फ नहीं देख सकते हैं। अगर रिवोल्यूशनरी देखना है तो कितना बहुत कुछ अलग अलग चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो वहाँ पर अभी खुद मुख्यमंत्री हैं, कितने केसेस योगी के ऊपर, कितने केसेस थे योगी के, क्या हुआ है उनका? ये थे SDPI के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब, जिन्होंने
पूछे गए हर सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी के साथ देने की कोशिश की है। आपको ये गुफ्तगू कितनी पसंद आई, आप कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।